आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बीएसई एनएससी की वीकली एक्सपायरी को लेकर बड़ी खबर है। सेबी ने दोनों एक्सचेंजों की वीकली एक्सपायरी के दिन तय कर दिए हैं। एनएससी की वीकली एक्सपायरी अब मंगलवार को होगी, जबकि बीएसई की एक्सपायरी का दिन गुरुवार तय किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, दोनों दिन अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है कि निफ्टी और साथ में सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी कब होगी। दोनों एक्सचेंजों ने के लिए अलग अलग डेट आई है और क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में? तो ये अब औपचारिक हो चला है। सेबी ने एनएससी को मंगलवार और बीएसई को गुरुवार ये अपने वीकली और मंथली एक्सपायरी डेज दे दिए हैं। बहुत दिनों से यहां आपको चेंजेस होते हुए नजर पड़ रहे थे। 15 जून को आखिरी डेट थी जहां सेबी ने जो है प्रेफरेंस ऑफ डेट और डे मंगाए थे दोनों ही एनएससी और बीएसई से। और अब जो एनएससी से स्टेटमेंट आ रहा है, बीएसई से स्टेटमेंट आ रहा है, इससे बहुत क्लियर हो गया है कि एनएससी अब ट्यूसडे को ऑप्शन एक्सपायरी और एफएनओ एक्सपायरी करेगा मंथली बेसिस पे, और वीकली थर्सडे आपको बीएसई को आवंटित होता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये स्टैंड पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर पता होगा थोड़े दिनों पहले एनएससी ने अपनी एक्सपायरी डे मंडे को शिफ्ट किया था, फिर रेगुलेटर ने फिर से एक बार दोनों एक्सचेंज के बीच में एक समन्वय का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें बात नहीं बनी, तो ऑफिशियली जो है वो एप्लीकेशंस मंगाई थी। तो अब ये बहुत क्लियर हो गया है कि ट्यूसडे है वो एनएससी का है और बीएसई के लिए गुरुवार है। बीएसई के शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेजेस के हिसाब से ऑप्शन टर्नओवर पे लगभग 15 से 20% का एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ नजर पड़ सकता है, और इसके वजह से ओवरऑल अर्निंग्स या एबिटा हो उस पे 7 से 8% का एक नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ नजर पड़ सकता है। बीएसई का शेयर अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, और कहीं ना कहीं अगर हम बीएसई की बात करें तो यहां मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, क्लियरली बीएसई को एक डिसएडवांटेज, क्योंकि अब एक्सपायरी इनकी गुरुवार को है, और एनएससी को एडवांटेज क्योंकि मंगलवार को अब इनकी मंथली और वीकली एक्सपायरी होती हुई नजर पड़ेगी। जी शुक्रिया यतिन। इधर वीकली एक्सपायरी पर सेबी के फैसले पर हमने एनएससी के सीवीडीओ श्री राम कृष्णन से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। श्रीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज से बातचीत करने के लिए। और ये जो डिसीजन सेबी ने लिया है, ये आपको ईमेल के द्वारा जानकारी आ गई है ऑफिशियली कि आपको मंगलवार का दिन आवंटित हुआ है एक्सपायरी डे को लेके? हाँ जी सर, हमको सेबी से हमको इन्फॉर्मेशन आया है कि हमको ट्यूसडे का परमिशन मिल गया है जी। और श्रीराम जी, ये कब से आपको लगता है आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे? क्या नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप वीकली ऑप्शंस मंगलवार को कर पाएंगे? मतलब ट्यूसडे का जो डे आपको अलॉट हुआ है स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, क्या ये इंप्लीमेंट करना चाहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 कॉन्ट्रैक्ट अभी चालू है। एक जून का है, एक जुलाई का है और एक अगस्त का है। अभी बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी पोजीशंस लिए होंगे इन 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में, जहां पे एक्सपायरी डे थर्सडे है। तो हम इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट होने देंगे, और 1 सितंबर 1 से अपना एक्सपायरी डे ट्यूसडे हो जाएगा। ओके, सो ये मंथली और वीकली दोनों ट्यूसडे होने का मतलब है कि जो आपके थोड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां भी मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, या ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपको एक इंप्लीमेंटेशन करने का मौका मिल जाएगा सर? तो जो लॉन्ग टेनर कॉन्ट्रैक्ट्स का आप बात कर रहे हैं, उनमें से आप देखेंगे तो ज्यादा ओआई कुछ है ही नहीं। ओआई तो 3 महीने तक ही रहता है जनरली। और 3 कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड हैं। तो हम ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर्स देखे हैं, और हमको लगता है कि ये इतना 90 डेज का लगभग 3 कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने अगर कवर कर लिया तो ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो शायद लिक्विडिटी भी बढ़ेगी सर, और वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, राइट? बिल्कुल, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अगर फायदा होता है तो वो और शायद इसका इसका ये एडवांटेज लेंगे। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम जी, आपकी इनिशियल कमेंट्स इस पर्टिकुलर इवेंट पे हमारे साथ शेयर करने के लिए।
अब बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की, जो और गहराने लगा है। दोनों देशों के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। तेहरान के ऊपर इजराइल के लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। मिसाइल और बमों की बारिश हो रही है। इजराइल एक के बाद एक ईरान के कमांडरों को ढेर कर रहा है। पूरी दुनिया की नजर अब ट्रंप पर टिकी है, जो समय से पहले G7 समिट से निकल गए हैं। क्या है ईरान इजराइल पर ताजा अपडेट, समझाने के लिए हमारे साथ है हुरमास फटाकिया। हुरमास, बताएं इजराइल ईरान के बीच क्या चल रहा है और सुबह से अब तक के क्या अपडेट्स हैं, मार्केट पे किस तरह का इंपैक्ट है? पहले तो ईरान की अगर बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ मिसाइल्स उन्होंने छोड़े हैं इजराइल की तरफ, और ये ईरान के न्यूज़ एजेंसी, ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी का बयान था। और परमाणु साइट्स उनके जो है यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह है, वहाँ पर इजराइल के ड्रोन्स और UAVs को उन्होंने मार गिराया है। ये ईरान की न्यूज़ एजेंसी का दावा है। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भी, उनके डिफेंस फोर्सेज ने कुछ ही समय पहले एक्स पर यह लिखा था कि इजराइल के आर्मी चीफ की मिसाइल हमले में मौत हुई है। और ये आर्मी चीफ जो है, उन्हें नया अपॉइंट किया गया था पिछले आर्मी चीफ की मौत के बाद। अली शादमानी जो है, उनकी मिसाइल हमले में मौत हुई। और अली शादमानी इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खामेनी के सबसे करीबी जो है मिलिट्री सलाहकार थे। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान आया है। और साथ ही साथ ये भी बयान आया है कि उत्तरी इलाकों में इजराइल के सायरन्स साउंड ऑफ किए गए हैं एक एयरक्राफ्ट इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। तो ये इजराइल की तरफ से बयान आए हैं। अब कुछ वक्त पहले आज सवेरे इमैनुअल मैक्रोन ने यह बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप, जो आप कह भी रहे थे कि G7 से जल्दी निकले हैं, वो इसलिए निकले हैं क्योंकि वो एक सीज फायर डील की पे काम करने के लिए वॉशिंगटन दोबारा रवाना हुए हैं। मगर कुछ ही मिनटों बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिख दिया कि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो पब्लिसिटी के भूखे हैं और उन्होंने मेरी बात को गलत समझा है और मैं इसलिए वॉशिंगटन वापस जा रहा हूं, सीज फायर की वजह से नहीं, पर और बड़े फैसले लेने हैं, इस वजह से मैं यूएस वापस लौट रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर भी सफाई दी है कि मैं वॉशिंगटन पहुंचकर इस बारे में फैसला लूंगा कि ईरान के साथ बातचीत की जानी चाहिए या नहीं। सुबह भी उन्होंने कहा था कि ईरान के पास मौका था डील करने का, मगर उन्होंने डील नहीं करी, तो इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। अब इजराइल और ईरान के बीच में जो हालात है उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे और शायद अगर मुलाकात, अगर बातचीत हो तो जेडी वांस या फिर उनके जो स्पेशल एनवॉय है विटकॉफ जो मिडिल ईस्ट के, उन्हें भेजा जा सकता है ईरान के साथ बातचीत करने के लिए। यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के वो परमाणु प्रोग्राम का अंत चाहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के पास किसी भी तरह के परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इस वजह से वो और साथ ही साथ कि वो परमाणु हथियार के बेहद नजदीक है, जबकि इंटेलिजेंस का ये कहना था कि वो काफी वर्ष अभी दूर है इंटेलिजेंस से एक परमाणु हथियार बनाने से। इजराइल ईरान तनाव से बाजार में काफी नर्वसनेस दिखी। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 213 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 93 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। डिटेल्स के साथ है सहयोगी कंचन नौटियाल। कंचन, तो इंपैक्ट आ रहा है वॉर का, आप कैसा रहा बाजार का दिन? तो आज था हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। अगर आज का ट्रेंड देखा जाए तो नेगेटिव टू न्यूट्रल साइड हमें देखने को मिला है। काफी सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे आज एक प्रेशर आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी आईटी सेक्टर ने और साथ में जो डिफेंस सेक्टर है वहां पे अच्छे खासे हमें गेन्स जो है वो देखने को मिले। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में तो काफी लंबे टाइम से ही एक अच्छी खासी तेजी का रुख बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे हैं आज। टेक महिंद्रा करीबन 2% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। इन्फोसिस में करीब 1% का इजाफा, एशियन पेंट्स में भी करीबन 1% की तेजी और मारुति सुजुकी भी आज करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। आगे देखते हैं कि आज निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स कौन से हैं। अडानी प्राइसेस में करीबन 2.5% की कमजोरी, डॉक्टर रेड्डीज में करीब 2.25%, इटर्नल करीबन 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। टाटा मोटर्स में तो ये जो कमजोरी है पिछले 2-3 सत्रों से देखी जा रही है, करीबन 2% के लॉसेस यहां पे देखने को मिलते हैं।